ऑल राइट, आज के करंट अफेयर्स 18 अगस्त 2020 के साइबर थ्रेट्स। देखो, इंडिया में किसी को भी वल्गर मैसेज से लेके किसी को धमकी भेजना, हर चीज साइबर थ्रेट माना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी लेट्स सपोज किसी को कोई छेड़ रहा है, किसी की कोई गलत इनएप्रोप्रिएट किसी के लिए पोस्ट डाल रहा है या कुछ भी हो रहा है, इंडिया में वो सब कुछ साइबर क्राइम माना जाता है। किस एक्ट के अंडर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर। ये एक्ट पुलिस को पावर देता है किसी भी साइबर क्रिमिनल के अगेंस्ट काम करने की। ठीक है, कोई भी किसी को किसी भी टाइप का थ्रेट हो, ठीक है, हाँ, किसी को भी कोई भी थ्रेट हो, वो सारा का सारा इस एक्ट के अंडर कवर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपके व्हाट्सएप या जितने मैसेजिंग सर्विसेज हैं, हर चीज को इंक्लूड करके चलता है इंडिया में। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपके रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर सब कुछ इंक्लूड होता है, और हर साइबर क्राइम की पनिशमेंट पेनल्टीज इस एक्ट के अंडर मेंशन्ड है। ठीक है, किसी भी लेट्स सपोज कोई फ्रॉड करता है किसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा के, कि जैसे होता है कि यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर दो आपको, ये चीज, मतलब जैसे शॉपिंग कई फेक पेज भी बना लेते हैं, वो कहेंगे कि ये जो कपड़े खरीदने हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दो और आपको कपड़े सेंड कर देंगे। अगर वो पर्सन अपना नहीं डिलीवर करे तो कहाँ जाके तुम कंप्लेंट फाइल करोगे? वो साइबर क्राइम है। किसी और तरीके से लेट्स सपोज जैसे वो फ्रॉड होते हैं कि किसी का इंटरनेट से डेटा चोरी कर लिया, उसकी लॉगिन डिटेल्स चोरी कर लिया और उसके अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है, वो सब कुछ भी इसके अंडर कवर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस को भी अमेंड करता है, एविडेंस के भी, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को भी। ये सारी बुक्स को क्यों चेंज करता है? बेसिकली इन सारे एक्ट्स के ईयर्स पढ़ो। इन सालों में क्या था, इन सालों में कौन सा साइबर वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब साइबर वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई कैसे बता सकता है कि क्राइम क्या होगा? तो इसमें जैसे कि आप एविडेंस, पुराने जमाने में तो तुम्हें फिजिकल एविडेंस ही देना पड़ता था। मतलब अगर क्राइम साइबर हुआ है तो तुम फिजिकल एविडेंस कहाँ से ला के दोगे? ठीक है, तो यहाँ पे नए नए तौर के एविडेंसेस एक्सेप्ट करवाना, वो सब कुछ इस एक्ट में जोड़ा गया। क्लियर है? तो किसी को कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजना, इवन हेट स्पीच फैलाना, वो भी, अगर तुम्हारे किसी स्पीच के कारण इंडिया में, लेट्स सपोज आज तुम्हारा मन किया, तुमने कोई चीज ट्वीट कर दी बिना रियलाइज किए कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इंडिया के, मैं तुम्हें एक्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि इंडिया के कानून के मुताबिक कितना रिस्पॉन्सिबल रहना जरूरी है। ये मिसयूज भी क्योंकि सरकार करती है। लेट्स सपोज तुमने एक ट्वीट किया है जिसमें तुमने सरकार को किसी टाइप से क्रिटिसाइज किया, ठीक है, या सरकार को भी छोड़ो, किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। ऐसे भी इंडिया में केस हुए हैं कि मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर अरेस्ट हो गए हैं। तो ये एक्ट के मिसयूजेस भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जेन्युइनली लोगों को रोकना है वहां पे उसके साथ साथ ये नॉन गिल्टी लोगों को भी पनिश करने की पावर रखता है। खासकर ये तो चलो तब भी चीजें कोर्ट जाके ठीक हो जाती हैं। कोर्ट कहाँ पे रिलीफ नहीं देता? अगर तुम्हारे उससे कम्युनल हेट्रेट का वो लगता है। अगर तुम कम्युनिटीज के अंदर हेट्रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी धर्म के अगेंस्ट लिखी जा रही हो, ठीक है, धर्म या धर्म के लोगों के अगेंस्ट लिखी जा रहे हो, इंडिया में ये सारी चीजें ये नहीं लिख सकते। मतलब इंडिया में किसी भी धर्म के अगेंस्ट किसी भी पर्सन को बिना किसी फैक्ट के डिफेम करना भी अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन किया कुछ भी ट्वीट कर दोगे। अगर तुम्हारे पास फैक्ट नहीं है, अगर तुम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो
तुम कहीं पे भी ये नहीं लिख सकते कि ये पर्सन, लेट्स सपोज किसी भी, ऐसे नहीं कि मन किया आज उठ के किसी भी नेता को कि ये नेता चोर है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो पर्सन चाहे तुम्हारे अगेंस्ट इसके लिए इसके अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। दूसरा करंट अफेयर जो आज था, आशा वर्कर्स का करंट अफेयर है। तो आशा वर्कर्स कौन होती है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। पहले तो इनकी फुल फॉर्म याद रखना। ये स्टेट सर्विसेज जो हैं जैसे पीसीएस, एचएएस, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली आशा है क्या और आशा की जरूरत क्यों है? देखो, आशा वर्कर का काम क्या है उससे क्लियर हो जाएगा। आशा वर्कर का काम है जो रूरल पॉपुलेशन है उन्हें कनेक्ट करना इंडिया के हेल्थ सेक्टर से। कैसे? सरकार टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है, ठीक है। बहुत सारे अब इलाज बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकार सब्सिडाइज करके बहुत सस्ते में इलाज करने की प्रोविजन देती है। लोग या तो स्कीम्स बारे नहीं जानते होते या उन्हें लगता है बहुत ही महंगा पड़ेगा, ऐसा कुछ भी। तो इन सारी चीजों में कमी कहाँ थी इंडिया में? इंडिया में कमी थी लोगों में अवेयरनेस की। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें अब काम लॉन्ग टर्म में इसे 2005 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। 2005 में फिर आशा का पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया गया। आशा में क्या होता है, अब ये होती रूरल, उसी गांव जिस विलेज की होंगी उसी गांव में एक लेडी को आशा वर्कर बना दिया जाता है सरकार की तरफ से। कोई भी आशा वर्कर बन सकता है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंटर की मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर आते हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर इन्हें अपॉइंट किया जाता है। लोकल वुमेन होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सारी स्कीम्स बताई जाती हैं, कौन इसका बेनिफिट देगा, कैसे उन्हें समझाना है, सारा कुछ इन्हें बताया जाता है। जैसे कि तुम्हारी जो पोलियो जैसी बीमारी है ना, उन्हें खत्म करने के लिए आशाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आशा वर्कर्स ही गांव गांव गली गली घूम के लोगों को अवेयर करती रही कि ये वैक्सीनेशन करवानी बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडिया से आज पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। तो हेल्थ एजुकेटर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, ये सारे काम ये करती हैं। वुमेन को इनकरेज करती हैं कि हॉस्पिटल में बर्थ होना चाहिए, बच्चों को इंजेक्शन लगने चाहिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को इनकरेज करने का इनका काम है। और इन्हें क्या मिलता है? देखो, इनकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सैलरी खैर बाकी कंपनसेशन भी ज़्यादा नहीं है, बेचारियों को ज़्यादा पे कोई नहीं मिलती, पर इन्हें माना जाता है कि ये वॉलंटरी काम कर रही हैं, ठीक है। इन्हें रिम्यूनरेशन मिलती है। इसका क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज ये एक वुमेन की डिलीवरी करवाती है हॉस्पिटल में। जब ये डिलीवरी करवाएंगी वो उस वुमेन की हॉस्पिटल में, तब इन्हें उसके बदले जैसे 600 रुपये मिलते हैं एक वुमेन की डिलीवरी करवाने के। तो ये हर जगह इसे ऐसा बनाया क्यों गया है? ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहें कि उन्हें और काम करना है, क्योंकि जितनी वो वुमेन को ला पाएंगी उतनी ज्यादा महीने की उनकी कमाई है। अगर 10 को ला पाई तो 6,000 यहाँ से मिल गया, ठीक है। और जितनी मर्जी ऐसे जोड़ी जाओ। तो ये इनका काम है। प्राइमरली फीमेल रेजिडेंट होनी चाहिए उसी गांव की। ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि वुमेन मैरिड हो, विडो हो या डाइवोर्स्ड हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वुमेन उसी गांव में रहेंगी। देखो, जो अभी हमारे इंडियन कल्चर में, ज्यादा इंडिया के कल्चर में यही होता है कि शादी के बाद वुमेन अपना घर छोड़ के हस्बैंड के घर चली जाती हैं। कुछ हमारे इंडिया में ट्राइब्स ऐसी हैं जो उल्टा कल्चर फॉलो करती हैं, पर मैक्सिमम इंडिया ये कल्चर फॉलो करता है। तो इसके कारण क्या होगा? लेट्स सपोज कल तुमने एक आशा वर्कर एक गांव में अपॉइंट की, उसकी कल तो पोस्टिंग ही कहीं और हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण इम्पोर्टेंट है कि वो जिस गांव में है उसी गांव में वो लॉन्ग टर्म तक रहे। तो ऐसे केस में एक मैरिड वुमेन, एक विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन ही हो सकती है, ठीक है। दूसरा 25 to 45 ईयर्स की एज में हो, 10th तक पढ़ी हो।
पर अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, मैरिड, ये सारी जितनी भी कंडीशन मैंने बोली हैं, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट ऐसे प्रीलिम्स में पक्का बनते होते हैं स्टेटमेंट के तौर पे, कि क्या क्राइटेरिया से रिलैक्स किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर सूटेबल कैंडिडेट ना मिले, लेट्स सपोज जो जितनी भी महिलाएं उस गांव की हैं उनमें से कोई भी 10वीं पढ़ी नहीं हुई, ठीक है, तो ये देखा जाएगा सबसे ज्यादा कौन पढ़ी हुई है जो अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरियाज देखे जाएंगे, मतलब हर चीज रिलैक्सेबल है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, बिकॉज इंडिया की, रूरल इंडिया की रियलिटीज अभी बहुत डिफरेंट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम सारे के सारे इंडिया को डेवलप करने का जरूर सोचते हैं, पर उसे अभी टाइम लगेगा। क्लियर है? आशा वर्कर्स में कोई डाउट? नेक्स्ट जो कंट्री जहां पे इस प्रोटेस्ट छिड़ा हुआ है वो है बेलारूस। वहां के प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है, अभी वहां पे इलेक्शन होके हटे हैं, कि उन्होंने इलेक्शन फिक्स करवाए हैं। तो पीसीएस जैसे क्वेश्चंस में प्रेसिडेंट का नाम भी आ सकता है, ऑपोजिशन लीडर जिसकी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम भी आ सकता है, ठीक है। पीसीएस एचएएस स्टेट सर्विसेज में ये नाम भी आ सकते हैं। दूसरी साइड पे अब पीस यूपीएससी के अकॉर्डिंग, यूपीएससी में ये दोनों चीजें नहीं आती, यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम तो ये लिखे हुए हैं अलेक्जेंडर हो गया या स्विस्थलाना, स्विस्थालाना, जैसा भी नाम है, वो अपने लैंग्वेज में थोड़ा अलग प्रोनाउंस करते होंगे। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट्स भी पूछ सकती हैं, पर ऐसे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूपीएससी की होती है, कि बेलारूस को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। देखो, ईस्ट साइड पे है रशिया, साउथ पे है यूक्रेन, वेस्ट में है पोलैंड, और नॉर्थ में लुथानिया और लाटविया। ये सारी इसे बॉर्डर करती हैं। तो टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 कंट्रीज इसे बॉर्डर करती हैं। किस किस साइड से करती हैं, मतलब साइड याद रखना जरूरी नहीं चाहे, ठीक है, पर ये सबके आसपास नाम याद होने चाहिए यूपीएससी के लिए, कि किस किस कंट्री को ये बॉर्डर करती है। तो दोबारा से, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लुथानिया और लाटविया। बेलारूस वैसे भी वर्ल्ड इस टाइम जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है एक चीज के लिए। देखो ये जो बाउंड्री है ना, इनफैक्ट यूक्रेन भी, ठीक है, जितना बचा है, दोबारा से बना, ये ऊपर को, ठीक है, और मतलब ये इतना रशिया वाला हिस्सा, रशिया इधर भी है पर वो इसे बॉर्डर नहीं करता। दूसरी साइड ये सारी कंट्रीज, चलो नीचे अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखो तुम्हारे जो वेस्टर्न यूरोप है ना, जो इससे इस साइड को पड़ता है, ये सारा यूरोप, पोलैंड और इस साइड, और लुथानिया और लाटविया भी इसमें, इनमें क्या है, ये सारी कंट्रीज, जर्मनी होगी, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, स्पेन, इटली, ये सारी कंट्रीज, और दूसरी साइड पे तुम्हारा ज्यादा बड़ा पार्टनर यूएसए, और उसके ऊपर कनाडा। ये सारी कंट्रीज ने क्या हुआ था, एक ना दौर आया था तुम्हारे पूरे यूरोप की हिस्ट्री में, जिसे कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर में दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों में हमेशा ही हॉस्टिलिटी बनी रहती थी, कि लड़ने के तैयार ही रहते थे ये। तो इसके चलते हुए यूएसएसआर ना एक बहुत बड़ी पावर थी, और खासकर यूरोप को बाउंड्री लगती है यूएसएसआर में, ये बेलारूस, यूक्रेन, ये रोमानिया, ये सारी कंट्रीज आती थी, इवन स्लोवाकिया आता था, ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर में आती थी। ऐसे ये सारा मैप उनके कंट्रोल में था, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे भी, ठीक है, इवन ये लाटविया और ये भी, ये सारे यूएसएसआर का पार्ट थे।
तो इससे पहले जो इधर वाली जितनी भी कंट्रीज है ना, इन्हें हमेशा यहाँ पे भी देखो कब्जा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 या उसके कुछ ही सालों के बाद यहाँ पे यूएसएसआर ने अपनी फौजें भेज भेज के इस सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब बाकी कंट्रीज को, ये जर्मनी फ्रांस, ये सारी कंट्रीज को डर लगने लगा। पोलैंड जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे पड़ती है, ऊपर देख रहे हो ना, ये रहा पोलैंड। तो ये सारी कंट्रीज को बहुत डर लगने लगा कि कभी हमारे ऊपर भी यूएसएसआर इन्वेड ना करते। इनकी सिक्योरिटी की गारंटी सिर्फ एक देश ही इतना पावरफुल था जो उस जमाने में इन्हें सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता था, वो था यूएसए। इन्होंने सबने मिलके यूएसए को कन्विंस किया और अपने आप को भी एक दूसरे के साथ अलायंस बिठाई कि हम सारे मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। अगर एक देश पे आज भी एग्जिस्ट करती है, अगर इनमें से किसी भी एक देश पे हमला होता है, उसका मतलब है कि ये सारे के सारे देश वॉर पे जाएंगे। एक पे भी हमला होता है, सारे के सारे वॉर पे जाते हैं। उस अलायंस को कहते हैं नेटो। नॉर्थ अटलांटिक, इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन पड़ता है ना, इस कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये ट्रीटी साइन हुई थी इनके बीच में, और अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। नेटो की अलायंस है ये सारे देशों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने, नेटो की पावर ने, फिर नेटो ने क्या किया, फिर सारी जगह अपने आर्मी के बेसिस बनाए। ओवर द टाइम जब ये कंट्रीज भी आज़ाद हुई, इन्होंने भी ज्वाइन इन करना शुरू कर दिया, पर स्टार्टिंग में बाकियों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेटो ने अपने एयर बेस, आर्मी, नेवी, सारे सारे के सारे ये कॉमन कुछ बेसिस शेयर करते हैं। तो इसके कारण क्या है, देखो पोलैंड तुम्हारी नेटो की कंट्री है, तो यहाँ पे बेलारूस एक बफर स्टेट बनती है, जहाँ पे रशिया, मतलब सोवियत क्योंकि खत्म हो गए और ये सारे उसके बाद आजाद हो गए थे, तो अब सबसे बड़ा दुश्मन इनका रशिया के तौर पे पड़ता है। ठीक है, कि रशिया अपनी आर्मी कभी भेज के ना कब्जा कर ले। तो पोलैंड जो नेटो के देश हैं, आपस में इनमें कभी लड़ाई ना हो तो हमेशा बफर जोन जरूरी है। नेटो इस साइड से और रशिया इस साइड से, इन दोनों के बीच एक ही बफर स्टेट है, वो है बेलारूस। मतलब ये नीचे वाली भी है, यूक्रेन के ऊपर तो खैर रशिया ने हमला कर दिया था। जो ये वाला पार्ट है ये रशिया कंट्रोल में है। ये नीचे जो आइलैंड दिख रहा है ये यूक्रेन का आइलैंड है, ये रशिया ने कब्जा किया हुआ है। वो कभी और किसी करंट अफेयर की बात है। फिलहाल के लिए ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में जो बेलारूस है, बेलारूस इन दोनों की बॉर्डर्स डायरेक्ट टच करवाने से बचा रहा है। देखो जितनी बॉर्डर्स डायरेक्टली टच होती जाती है ना कंट्रीज की, उतनी ज्यादा दोनों में दुश्मनी बढ़ती जाती होती है। ये अगर दोनों में पहले से बनती ना हो, ऐसे तो यूएसए और कनाडा भी है, पर उन दोनों में आपस में हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम होगी ही होगी। इस कारण ये बफर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस टाइम सोवियत की सरकार है, ये जो अलेक्जेंडर, ये जो अभी प्रेसिडेंट है, ये एक तरह से सोवियत के लिए काम करता है, रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर रहता है। तो अगर यहाँ पे इसे सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज रशिया ने अभी बयान दे दिया है कि अगर इसे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हम अपनी आर्मी भी भेज देंगे। ठीक है, तो दूसरी साइड से फिर ये बाकी कंट्रीज थ्रेटन महसूस करती हैं कि अगर रशिया की आर्मी यहाँ आ सकती है तो वो पूरे इस देश पे कब्जा कर लेगी और यहाँ बॉर्डर पे प्लेस हो सकती है, तो अगले थ्रेटन महसूस करते हैं इससे। क्लियर? ये वर्ल्ड इंटरनेशनल, हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है उमेश। अभी भी नहीं आ रही सर। ये बाल्टिक कंट्रीज में है ना, ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन्हें बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं क्योंकि इन्हें बाल्टिक सी लगता है। ठीक है, ये सारा पानी बाल्टिक का है तो इन्हें बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं। पोलैंड से शुरू होके तुम्हारे एस्टोनिया तक ये सारी बाल्टिक है। सर बफर स्टेट का क्या मतलब हुंदा? बफर वर्ड जब भी आएगा ना, देखो हम जैसे इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे बफर जोन,
जब नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। बफर का मतलब होता है किसी दो जगहों के बीच में, ठीक है। लेट्स सपोज मैं तुम्हें नेशनल पार्क के तौर पे समझाता हूँ। नेशनल पार्क के अंदर जो जानवर सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश होती है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे कोर एरिया में होता है। कोर एरिया के बाद डाला हुआ है अगला सेकंड लेवल ट्रांजिशन का, कि जहाँ पे थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन है। अगर जैसे टाइगर रिजर्व जहाँ पे होता है ना, एक्चुअली तुम कभी सफारी पे जाओगे ना, तुम्हें टाइगर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि टाइगर ज्यादातर ये कोर एरिया में होते हैं, ठीक है। जिसे कोर एरिया बनाया होता है उसे इसी तौर से बनाया होता है कि टाइगर वहां पे हो। सफारीज यहाँ कहीं घूम के चली जाती हैं, ठीक है। तभी कभी कभार शेर अगर बाहर निकला हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पिंजरे लगे हुए हैं, कभी कभार शेर अगर लंबी वॉक पे निकला हो तब दिख जाएगा, नहीं तो कभी शेर नहीं दिखते, हिरन ही दिखाते रहेंगे तुम्हें। और तीसरी जो आखिरी जगह होती है वो होता है बफर। बफर के बाद तुम्हारे जो शहरों की डेवलपमेंट या गांव की डेवलपमेंट या खेती कुछ भी शुरू होना है वो इस एरिया में शुरू हो सकता है। तो एक एनवायरनमेंट को अगर तुमने प्रोटेक्ट करके रखना है, उसे तुम्हारे जो डायरेक्टली जैसे खेती से पड़ने वाले जो तुम्हारे एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव है, जैसे सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, उसका जंगल पे असर ना पड़े। तो बीच में एक बफर जोन, जहाँ पे प्रोटेक्शन इतनी टाइट नहीं होती पर एक गैप मेंटेन करके रखा होता है, ताकि ये बीच वाला एरिया बचा रहे। वैसे किसी भी चीज के बीच में तुम गैप डालना चाहते हो उसे बफर कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेटो और रशिया आपस में लड़ना पड़े तो थोड़ा सा बीच में बफर जोन, वो बेलारूस है, ठीक है। तो बेलारूस सर ਇਹ ਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ नहीं, बेलारूस? बेलारूस नेटो का मेंबर नहीं है, क्योंकि उसके तो वैसे ही वो रशिया की साइड झुका हुआ है। ओके सर। ठीक है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है ये शुरू से लेकर आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो लोगों में है कि अभी भी इसने इलेक्शन फिक्स करवा लिए, उसको ही जिता लिया। जब से 1991 में तुम्हारा कोलैप्स हुआ है सोवियत, तब से यही बंदा जीतता आ रहा है, एक ही प्रेसिडेंट है उनका। हाँ जी। कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन नहीं? सर ये वहीं पे है ना जहाँ रशिया ने अपना आइसलैंड पे अपने आर्मी का वो बनाया हुआ है बेस बॉर्डर पे? कहाँ पे सर? ज्योग्राफी में पढ़ा था, आपने पढ़ाया था जो बॉर्डर पे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं सर, वो हमने यूक्रेन पढ़ा था। यूक्रेन में ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है, यहाँ पे रशिया ने कब्जा किया हुआ है। ये यूक्रेन का नीचे वाला पार्ट है ना, ये क्रीमिया है। ये नीचे वाले क्रीमिया पढ़ा आइलैंड था को क्रीमिया कहते हैं इसे। रशिया ने यहाँ पे कब्जा करके यहाँ पे बीच में ब्रिज भी बना लिया। 2014-15 में कब्जा कर लिया था और यहाँ पे ब्रिज भी बना लिया। तभी बाकी कंट्रीज डरी रहती हैं कि कभी भी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, खासकर ये एस्टोनिया, लाटविया जैसी। तो और ये नीटो के मेंबर्स हैं, तो इस कारण थोड़ा सा इन्हें कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो अगर नीटो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बोलता रहता है कि मैं नीटो हटा दूंगा, तो ये सारी डर जाती हैं। बिकॉज अगर नीटो खत्म होती है, रशिया को यहाँ से इन्वेड करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ये सारी कंट्रीज की फौजें इतनी वीक हैं कि ये लड़ ही नहीं सकती। जैसे एस्टोनिया की फौज में सिर्फ 5,000 लोग हैं, तो 10 लाख की फौज से 5,000 लोग कैसे लड़ेंगे? ठीक है। ऐसी बाकी देशों का भी है। पोलैंड की कुछ 80,000 की फौज है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी देश अपने आप में लड़ने के काबिल नहीं है अगर अमेरिका इन्हें सपोर्ट नहीं देता। क्लियर? तो ये थे आज के आपके। G7 हाँ जी, क्या जो चीज? G7 है G7 हाँ जी, हाँ जी।
तो वो पहले G8 था। हाँ जी, पहले G8 था, उसमें रशिया भी मेंबर था, पर ये यूक्रेन के कब्जे के बाद उसे हटा दिया गया, मतलब निकाल दिया उसे बाकी सारे मेंबर्स ने और उसे G7 बना दिया। सर ट्रम्प इंडिया पर सर उन्होंने हमला किया था ना पहले। हाँ जी, हाँ पहले उन्होंने हमला किया था तभी निकाला है, क्योंकि यूक्रेन पे कब्जा कर लिया ना, क्रीमिया पे। ठीक है, नेहा आपका भी माइक ऑन हुआ था। सर ये 2021 में जो यूपीएससी का पेपर है सर, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक करनी है? अक्टूबर टू जून या जून टू जून? जून टू जून। अभी ये जून से लेकर जून तक? हाँ जी, ओके सर। अगले तुम्हारे यूपीएससी की डेट आ गई है, ठीक है, 27 जून को पेपर है अगले साल प्रीलिम्स का। हाँ तो जी सर। हमने जून टू जून करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। तो इस साल के जून से लेके अगले साल के जून के मतलब बिल्कुल एंड तक तो नहीं कर पाएंगे, 15-20 जून जो हो पाएगा वहां तक हम करंट अफेयर जरूर करेंगे। आखिरी के सर 10 दिन स्टेट मैंने सर्विसेज लिख वालों का तो कुछ फाइनल नहीं हुआ अभी? नहीं, स्टेट सर्विसेज की जब कोई नोटिफिकेशन आएगी तब होता है, ठीक है। तो बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी का पहले इसलिए पेपर पता चल जाता है, यूपीएससी हर साल ना अपना पूरा कैलेंडर पब्लिश करता है कि हमने कौन सा पेपर किस टाइम करवाना है, कब उसके फॉर्म्स निकलेंगे, कब क्या होगा, तो यूपीएससी एडवांस में बता देता है। बाकी जितनी भी तुम्हारी स्टेट सर्विसेज है ना, ये बाकी स्टेट कमीशन अपना कैलेंडर नहीं निकालते, तो इनकी ये अनसर्टेनिटी होती है कि कब जाके ये फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। यूपीएससी ये अनसर्टेनिटी खत्म कर देता है कि कब आना है फॉर्म, वो फॉर्म भी पता है कि इसी दिन रिलीज हो जाएगा, इस दिन फिल करना है, इस दिन उसकी एंड डेट है, ऑर्गेनाइज्ड वे है। मैं तो कहूँगा तुम्हारे स्टेट सर्विसेज को भी ऐसा करना चाहिए, पर थोड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। पर सर वो जो ये डेली करंट अफेयर्स करवाते हो आप, हाँ जी, सर सिर्फ कंपाइल ही करना है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये वीडियोस वैसे भी इसके बाद सारी की सारी यूट्यूब पे पोस्ट हो जाती हैं, कभी फ्री बैठो तो बाद में चाहे दोबारा से सारे महीने को रिवाइज कर सकते हो। जून ऑनवर्ड सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर तुम कोई भी तुम में से चाहे जून ऑनवर्ड सारी दोबारा भी देखनी शुरू कर सकते हैं, और याद सर ही हो जो जाएंगी देख देख हिस्ट्री के। करवा रहे हो आप सर, उसका सारा बनाया हुआ आपने या